ओके, तो चलिए अब अगला वीडियो बनाते हैं हम लोग ना। देखिए जी, तो ये बायोमॉलिक्यूल का 7 नंबर वीडियो होगा। वीडियो नंबर 7 क्या पढ़ रहे थे हम लोग? तो बायोमॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो हमने पिछले क्लास में प्रोटीन्स क्या होता है सो, और वो अल्फ़ा अमीनो एसिड से कैसे बनते हैं, किस किस तरह के अमीनो एसिड्स होते हैं, इसेंशियल, नॉन इसेंशियल, एसिडिक, बेसिक, इन सभी बातों का जिक्र किया था। आज हम लोग पढ़ेंगे पेप्टाइड्स किसको बोलते हैं। पेप्टाइड्स, या आप इसको सुने थे पेप्टाइड लिंकेज में, पेप्टाइड्स लिंकेज ऐसे। तो पेप्टाइड लिंकेज या पेप्टाइड्स क्या होता है, पेप्टाइड्स बॉन्ड क्या होता है, इस चीज़ को समझाते हैं। तो अगर पहले मोटा मोटी बात किया जाए, तो अगर हम सबसे पहले पेप्टाइड्स को समझने से पहले हमें समझना होगा पेप्टाइड्स लिंकेज के बारे में। पेप्टाइड्स लिंकेज, देखिए जैसा कि नाम में ही साफ साफ लिखा हुआ है लिंकेज, इसका मतलब ये दो चीज़ों को लिंक करने का काम करेगा, जोड़ने के काम करेगा। तो और कोई भी दो केमिकल स्पीशीज को जोड़ता है, हम उसे बॉन्ड का नाम देते हैं। और अगर वो दो चीज़ों में ये दोनों के दोनों हमारे अल्फ़ा अमीनो एसिड हुए, मतलब एक अल्फ़ा अमीनो एसिड दूसरे अल्फ़ा अमीनो एसिड से अगर वो बाइंड होता है, कैसे बाइंड होगा वो इसी को देखेंगे। तो जिस बॉन्ड के तहत एक अल्फ़ा अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से बनता है, फिर वैसे तरह से, तो वही जो बॉन्ड बनता है, जो दो अल्फ़ा अमीनो एसिड को बांधता है, उसी को कहा जाता है आपका पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज। देखिए, तो चलिए समझाते हैं। चलिए इसको और अच्छा समझने के लिए हम लोग कोई अल्फ़ा अमीनो एसिड को लेते हैं। अल्फ़ा अमीनो एसिड क्या होता है? एसिड इसी कारण से कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, अल्फ़ा पे होगा मतलब एक कार्बन होगा जो कि अल्फ़ा कार्बन होगा, इसमें क्या होगा हमारा बताइए, NH2 ग्रुप, और इधर कुछ हमारा कोई है ना एक ए नाम का चीज़ जुड़ा होगा विष के अनुसार से। देखिए, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं थोड़ा सा समझने के लिए कि इसको लिख सकते हैं ऐसे कि CH यहाँ पे ए लिख दिए, और इसके एक साइड होगा मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड और एक साइड क्या होगा बेटा मेरा अमीनो एसिड। अब अमीनो एसिड में लोन पेयर होता है, इसी कारण से हम बताएं भी थे ज्यूटर एंगल के बारे में। ये हमारा कैसा होगा बताइए, बेसिक इन नेचर। और जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो कैसा होता है बताइए, हमारा एसिडिक इन नेचर। ये कैसा होता है, एसिडिक इन नेचर। तो अब देखिए यहाँ पे अगर H रहा तो ये ग्लाइसिन कहलाएगा, स्थिर रहा तो एलानिन रहेगा। तो अल्फ़ा अमीनो एसिड जब बाइंड होते तो उसमें जो बाहर का सब्स्टिट्यूएंट जो बाहर लगता है उससे कोई मतलब नहीं होता है। इस रिएक्शन में अमीन और कार्बोक्सिलिक एसिड यही दोनों काम करते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे कुछ भी जुड़ा रहे, उससे कोई मतलब नहीं। तो हम दो अमीनो एसिड लेते हैं, जैसे कि एक अमीनो एसिड जैसे कि आपका HNH, फिर यहाँ पे CH और यहाँ पे कुछ A नाम का चीज़ जुड़ा होगा, फिर क्या होता है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये क्या हमारा एक अल्फ़ा अमीनो एसिड। एक और अमीनो एसिड लेते हैं जिसमें से है ना HNH,
फिर CH और यहाँ पे कुछ मान लीजिए भी अलग अमीनो एसिड सेम भी हो सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। आपका क्या OOH। अब ये दोनों बैंड हो, कैसे बैंड होंगे बताइए? इसका लोन पेयर बताइए, यहाँ पे क्या है बताइए? पार्सली पॉजिटिव, तो इस पर अटैक करेगा, ये कहाँ से आती है? ऊपर। तो इससे क्या बनेगा देखिए, इसको लिखते हैं H2N, फिर CH, फिर इससे कुछ A और फिर क्या CO पे माइनस। अच्छा, इसका OH को ऊपर इधर लिख देते हैं। इसे कौन आके जुड़ गया बताइए? N के पास क्या है? 2H था तो 2H रहा, फिर इधर क्या होता है आपका CH, फिर यहाँ पे कोई जुड़ा होगा, उसके बाद फिर क्या C डबल बॉन्ड O और क्या H। देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन का 4 बॉन्ड होगा, पॉजिटिव, एक बॉन्ड टूटेगा और यहीं पे नेगेटिव चला जाएगा H इसके पास, तो क्या बनेगा बताइए? NH2, फिर क्या CH, फिर यहाँ पे कुछ अटैच होगा, फिर C, फिर यहाँ क्या बताइए? OH, फिर से यहाँ OH और फिर क्या N और इसके पास एक ही H बचेगा, एक H तो इसके पास आ गया, फिर क्या आपका CH और यहाँ पे B, फिर C डबल बॉन्ड OH। अब जब ध्यान से देखिए, ये जो कार्बन बन चुका है वो अनस्टेबल बन चुका है, क्योंकि एक ही कार्बन में दो हाइड्रोस अल्कोहल ग्रुप आ गए हैं। तो एक का H, एक का क्या OH, यहाँ से वाटर बाहर निकल जाएगा, वाटर बाहर निकलेगा तो क्या बताइए? H2N, फिर क्या CH, फिर A, फिर क्या C डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O में जगह यहाँ पे, फिर क्या NH और फिर क्या CH, फिर B और फिर क्या C डबल बॉन्ड OH। तो अगर आज ऊपर पूरा ओवरऑल देखिए तो क्या हुआ बताइए कि जब एक कार्बोक्सिलिक और अमीन जुड़े तो N का एक H, मतलब इसका एक H, यहाँ पे दो जो H है इसमें 200 H, एक H, मतलब इसके सामने फिर एक दूसरा अमीनो एसिड होगा, इसका एक H जाएगा और उधर वाले का क्या जाएगा बताइए? आपका OH, पूरा वाटर। तो इससे इसको लिख सकते हैं ऐसे हम लोग, मतलब ये नाइट्रोजन जिसके पास एक H होगा, इधर ऐसे जुड़े रहेंगे, चेन बना रहेगा, फिर उधर फिर CH, फिर यहाँ पे कुछ अटैच होगा, फिर C डबल बॉन्ड O और फिर क्या CN, फिर यहाँ पे H, फिर CH, फिर यहाँ पे B और इधर C डबल बॉन्ड और ऐसे करके लंबा चेन मतलब जुड़ चलेगा, इधर भी लंबा चेन बनता चलेगा, इधर भी लंबा चेन मतलब ऐसे ऐसे। तो ये जो बना है बीच में, ये जो ये देखिए ऐसे है ना, यही दो अमीनो एसिड को जोड़ने का काम कर रहा है। तो ये जो हुआ देखिए, C डबल बॉन्ड N को हम लोग बोलते हैं अमाइड, तो इसी को हम लोग अमाइड लिंकेज बोल सकते हैं, और यही अमाइड लिंकेज का नाम पड़ा पेप्टाइड लिंकेज। तो दो अमीनो एसिड को जोड़ने में जो अमाइड लिंकेज बनता है, इसी अमाइड लिंकेज को हम पेप्टाइड लिंकेज बोलते हैं, और अमीनो एसिड के जुड़ने से जो कंपाउंड बनता है ना, उसी का नाम पड़ता है क्या? पेप्टाइड्स। पेप्टाइड्स का मतलब जब मल्टीपल्स है ना अमीनो एसिड्स आपस में जुड़ के बनेंगे, उसको बनेंगे पेप्टाइड्स, और वही मल्टीपल्स में बहुत सारा अमीनो एसिड बन गया तो वही पेप्टाइड का नाम बन जाता है क्या? प्रोटीन। ठीक है, तो ये करके तो जैसे अमीनो एसिड जुड़ेंगे उसका बनेंगे पेप्टाइड्स, और वैसे ही पेप्टाइड बनते रहेगा है ना, तो वैसे जाके वो है ना अंततः आपका है ना प्रोटीन का निर्माण करता है जब बहुत सारे अमीनो एसिड बनते हैं। तो अगर हमसे कभी पूछेगा कि क्या है पेप्टाइड लिंकेज, तो द अमाइड लिंकेज है ना बिटवीन टू अमीनो एसिड आर कॉल्ड, क्या होता है ये? पेप्टाइड लिंकेज है ना। तो क्या बोलेंगे हम, अगर यहाँ पे डेफिनेशन लिख दें, अच्छा इसको हम मिटा लिखते हैं, कहाँ गया, इधर है। देखिए अगर हम मान लीजिए डेफिनेशन लिखे इसका, तो चलिए आप लोग फोटो क्लिक कर लीजिएगा, इसे देखिए। क्या बोलेंगे देखिए, तो इस चीज को है ना दी अमाइड लिंकेज इसको बोलते हैं, जिसमें C डबल बॉन्ड O हो, फिर N हो और H हो, ऐसे है ना, जो कि बनता है फॉर्म्ड बिटवीन किनके बीच में? अमीनो एसिड के बीच में, बिटवीन दी अल्फा अमीनो एसिड्स। अल्फा अमीनो एसिड के बीच में जो अमाइड लिंकेज बनता है, उसी अमाइड लिंकेज को कहते हैं इज कॉल्ड, क्या होता है ये? पेप्टाइड लिंकेज। तो आपको यहाँ से लिखना अगर पूछेगा तो पेप्टाइड लिंकेज। जैसे कि अगर हम एक अमीनो एसिड लेते हैं NH2N, फिर CH2,
फिर C डबल बॉन्ड OH, बताइए ये क्या हुआ आपका ग्लाइसिन, जिसको हम लोग GLY बोल सकते हैं। और एक लेते हैं हम लोग NH2N, फिर CH, फिर यहाँ पे क्या था आपका CH3 और C डबल बॉन्ड OH, बताइए क्या नाम है इसका एलानिन। एलानिन, इसका शॉर्ट फॉर्म एला होता है। ऐसे जब ये दो कंबाइन करेगा तो इसका OH और इसका एक H ऐसे कंबाइन हो जाएगा, माइनस में वाटर, पानी बाहर निकल जाएगा। तो बताइए आपका NH2N, फिर क्या होता है CH2, फिर C डबल बॉन्ड, फिर क्या होता है N, फिर यहाँ एक H बचेगा, फिर क्या होता है CH, फिर क्या होता है CH3, फिर C डबल बॉन्ड OOH। तो ये जो बना, ये जो चीज बना, जो दोनों को जोड़ने का रहा, इसी का नाम है आपका पेप्टाइड लिंकेज। लिंकेज भाई इस तरीके से हमारा क्या होता है पेप्टाइड लिंकेज। और जो कंपाउंड बना, जो कंपाउंड ये बना जुड़ के जो बना है ना, एंड द कंपाउंड, और वह कंपाउंड जो बनता है कंपाउंड फॉर्म्ड बाय पेप्टाइड लिंकेज। पेप्टाइड लिंकेज के द्वारा या पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जो बना इस कॉल्ड, उन्हीं कंपाउंड्स को कहते हैं हम लोग क्या होता है ये पेप्टाइड्स, तो बोलते हैं इनको पेप्टाइड्स। तो ये था आपका पेप्टाइड और पेप्टाइड लिंकेज। तो दो अल्फा अमीनो एसिड जिस बॉन्ड के तहत जुड़ते हैं है ना, तो जुड़ने से जो एक नया फंक्शनल ग्रुप बनता है वो अमाइड बनता है। तो अमाइड लिंकेज को ही पेप्टाइड लिंकेज का नाम होता है। और अमीनो एसिड से जुड़ने से जो कंपाउंड बनता है वह कहलाता है क्या पेप्टाइड्स। और ऐसे ही और बहुत सारे पेप्टाइड मिलते चलेंगे तो हमारा क्या बनाते हैं प्रोटीन का। मतलब अगर हम बात करें तो कैसे प्रोटीन बनता है, तो अमीनो एसिड आपस में कंबाइन होकर क्या बनते हैं पेप्टाइड्स, और पेप्टाइड्स फिर आपस में मिलकर क्या बनाते हैं आपके प्रोटीन। तो मतलब अगर बात करें तो क्या होता है कहानी, तो अल्फा अमीनो एसिड आपस में कम एंड टाइम जब कंबाइन करेगा तो इसे बनेगा बताइए आपके पेप्टाइड्स बनेंगे। पेप्टाइड्स के चेन बनेंगे, ऐसे लंबे लंबे चेन है ना। और पेप्टाइड्स के चेन जब एंड टाइम मल्टीप्लाई हो जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे, जैसे अमीनो एसिड कंबाइंड हुआ तो पेप्टाइड्स बना। और पेप्टाइड्स जब कंबाइंड होंगे आपस में कंबाइंड होंगे तो आपका बनता है क्या बताइए प्रोटीन ऐसे के। तो इस तरीके से है ना हमारा प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। तो मतलब ओवरऑल देखा जाए तो हमारे है ना अमीनो एसिड ही मेन ये होते हैं प्रोटीन बनाने के उसके मैंने इनिशियल कंपाउंड्स ऐसे। तो ये था जो आपका अल्फा अमीनो एसिड के बारे में, उसके बीच में उपस्थित बॉन्ड के बारे में, पेप्टाइड लिंकेज के बारे में और प्रोटीन के बारे में। अब थोड़ा सा एक टॉपिक और सीख लेते हैं जो कि आपके एग्जाम में बहुत बार देखा भी होगा तुमने, कि ये जो पेप्टाइड बॉन्ड बने उनका अरेंजमेंट है कैसा, उसके अनुसार से जो प्रोटीन बनता है पेप्टाइड चेन बना, पेप्टाइड चेन किस तरह से बने। तो देखिए होता तो बहुत तरह का स्ट्रक्चर है उसका पैरामीटर, लेकिन मुख्य रूप से मेनली अगर बात करें, मुख्यतः अगर देखा जाए तो मेरे जो पेप्टाइड चेन होते हैं वो दो तरीके से होते हैं। एक लीनियर, ये सीधा सीधा जैसे कि ये ऐसे ये पेप्टाइड का चेन हुआ ऐसे से, पेप्टाइड के चेन ऐसे से आपस में ऐसे। और एक होता है आपका क्वाइल के जैसा, क्वाइल का मतलब ऐसे 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 ऐसे, इस तरह से आपका प्रोटीन का अलग अलग स्ट्रक्चर। अब देखिए तो आखिर एक पेप्टाइड चेन्स किस तरीके से एक दूसरे से मतलब एक कैसे अरेंज है, उनका स्ट्रक्चर कैसा है। तो अगर इस तरीके से अगर पेप्टाइड चेन बनेंगे तो इससे भी तो प्रोटीन ही बनेगा, और चाहे इस तरह का पेप्टाइड चेन इससे भी प्रोटीन बनेगा। लेकिन इस तरह के मतलब लीनियर अरेंजमेंट के पॉलीपेप्टाइड चेन से अगर कोई प्रोटीन बनता है तो इस तरह के प्रोटीन को अलग नाम से पुकारते हैं। और अगर कोई क्वाइल के जैसा 3D के जैसा मतलब अगर रहे है ना, और उस तरीके के अरेंजमेंट से कोई प्रोटीन बनता है उसको हम लोग अलग अलग नाम से बोलते हैं। तो यहाँ से है ना ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ है ना
प्रोटीन का क्या स्ट्रक्चर है उसके अनुसार से दो तरह का प्रोटीन पाया जाता है। एक को बोलते हैं हम लोग फाइब्रस प्रोटीन। ठीक, क्या होता है? तो वैसे प्रोटीन, दोज प्रोटीन्स विच आर इन विच बार में, वैसे प्रोटीन जिसमें इन विच द पेप्टाइड्स चेन, मैंने वैसे कोई प्रोटीन जो फाइबर के जैसा है ना, वैसे कोई प्रोटीन जिसका जो पेप्टाइड चेन है, मतलब ये चेन है, आर अरेंज्ड, वो जो अरेंज्ड है, अरेंज्ड है ना, इन लीनियर वे। किस तरीके से हैं? लीनियर वे से हैं, मतलब सीधा सीधा अगर अरेंज है किसी के, है ना, तो इस तरह के जो प्रोटीन होते हैं इज कॉल्ड, इस तरह के जो प्रोटीन होते हैं उनको कहा जाता है फाइब्रस प्रोटीन। ऐसे, और इसका प्रोटीन कैसे होगा? होता है ऐसे, मतलब इसके जो पेप्टाइड चेन होंगे इस तरह से अरेंज रहते हैं, है ना, ऐसे। क्लियर? इसका जो एग्जाम्पल का बात करें फाइब्रस प्रोटीन का, तो सबसे ज़्यादा फेमस है केराटिन, जो कि आपके नाखून में होता है, जो आपके हेयर बाल वगैरह में होता है। तो केराटिन वगैरह जो आपका बना है, जो है ना, आपका बाल जिस प्रोटीन से बना है वो फाइब्रस प्रोटीन है ना। और वो क्यों फाइब्रस कहलाता है? क्योंकि, है ना, ये जो इसके पेप्टाइड चेन्स होते हैं क्या होते हैं? सीधा सीधा लीनियर के जैसा अरेंज रहते हैं, इसलिए उनको फाइब्रस प्रोटीन कहता है। और ये जितने भी प्रोटीन्स होते हैं ये सब इनसॉल्युबल इन किस में? वाटर। ये कोई वाटर में घुलते नहीं है। अब बाल के प्रोटीन को बाल को देखिए, अनानाम को बोलिए, कभी ये पानी में घुलेगा नहीं। तो ऐसा के, और अगर मेरा कोई क्वाल के जैसा पूरा घुमा स्प्रिंग देखें, स्प्रिंग है ना, तो स्प्रिंग के जैसा अगर कोई पेप्टाइड्स अगर अरेंज हुआ है तो उस तरीके से जो मेरा प्रोटीन बनता है, उस प्रोटीन को हम लोग, है ना, ग्लोबुलर प्रोटीन के नाम से जानते हैं। तो सेम चीज़ अगर फाइब्रस प्रोटीन, ये आता है एग्जाम में 3 नंबर में आता है, फाइब्रस और ग्लोबुलर के डिफाइन करने। तो फाइब्रस आएगा तो जिसके अरेंजमेंट लीनियर के जैसा है, और अगर बोला ग्लोबुलर प्रोटीन, ग्लोबुलर प्रोटीन कैसे होते हैं? तो वही सेम कहानी, सेम डिफिनेशन। वैसे प्रोटीन, दोज प्रोटीन्स इन विच, जिसमें इन विच दी पेप्टाइड चेन, जिसके पेप्टाइड चेन होते हैं, पेप्टाइड चेन्स आर, है ना, अरेंज्ड इन, है ना, कैसे? क्वाल टैप, मतलब 3D में वैसे के। अगर इस तरीके से अगर कोई किसी का, है ना, मतलब पूरा एकदम रहता है इस तरीके से, ऐसे देखें, इस तरीके से अगर किसी का प्रोटीन अगर अरेंजमेंट है ना, तो इस तरीके के प्रोटीन को लोग बोलते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन। इसका एग्जांपल में अगर आपका है तो जैसे कि इंसुलिन हो गया, फिर आपका एल्बुमिन हो गया जो अंडा में पाया जाता है, इस तरह से। तो इस तरह के जो आपके प्रोटीन होते हैं उसको कहते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन। और इस तरह के जो प्रोटीन होते हैं इनमें प्रॉपर्टी होता है, ये सब क्या होते हैं बताओ? सॉल्युबल इन वाटर। ऐसे क्या होता है? ये सॉल्युबल इन वाटर। तो ये दो प्रोटीन को आप ध्यान रखिएगा, फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन। फाइब्रस मतलब फाइबर के जैसा सीधा सीधा, अगर प्रोटीन का चेन, पेप्टाइड्स का चेन सीधा सीधा अरेंज है, लाइन के जैसा अरेंज है, तो समझो कहलाता है फाइब्रस प्रोटीन। और अगर किसी का प्रोटीन गोल ग्लोबुलर ग्लोब के जैसा गोल अगर है, 3D में अगर अरेंज है, कहता है ग्लोबुलर प्रोटीन। ध्यान रखिएगा, फाइब्रस प्रोटीन जो सीधा सीधा रहता है, बाल को याद रखिएगा, तो बाल में जो केराटिन होता है ना, ये आपका ये जो आपका होगा, है ना, वो क्या बोलते हैं इसको, केराटिन प्रोटीन होगा, वो फाइब्रस प्रोटीन के एग्जांपल में। और ग्लोबुलर प्रोटीन में हमारा जो अंडा वंडा में, या तो जो शुगर के लिए लोग लेते हैं ना, जिसको इंसुलिन का सुनते होंगे आप, तो इंसुलिन एल्बुमिन जो इस प्रोटीन्स हैं, दीज आर प्रोटीन्स आर क्या, ग्लोबुलर प्रोटीन की कैटेगरी में आते हैं। क्लियर है बात? ऐसे रखें। अब थोड़ा सा आप सोच के देखिए, है ना, जैसे देखिए जी, प्रोटीन का अलग अलग स्ट्रक्चर होता है ना, जिसमें आप इसको प्राइमरी स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, उसके बाद इसको
सेकेंडरी स्ट्रक्चर बोलते हैं, तो कभी कभी इसको टर्सरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर का मतलब हुआ वैसे प्रोटीन के चेन जो लीनियर अरेंज होते हैं, मतलब फाइब्रस वाले, और सेकेंडरी वाले है ना आपके क्वाइल जैसे होते हैं। अब क्वाइल सीधा रहा तो, और वही क्वाइल पूरा आपस में उलझ जाए, मतलब मल्टीपल क्वाइल आपस में हो जाए, तो क्या बोलते हैं इसको? टर्सरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, अब आप सोच के देखिए, अगर हम एक ऐसा प्रोटीन लें जिस प्रोटीन के चेन लीनियरली अरेंज हैं, तो ठीक, ये भी प्रोटीन है, मतलब प्राइमरी स्ट्रक्चर वाला प्रोटीन, ये भी प्रोटीन हुआ। और एक प्रोटीन ऐसा लें, है ना, जिसके चेन जो हैं वो क्वाइल के जैसे अरेंज है, मतलब गोल गोल घुमा है, और दोनों को अगर हीट कर दें, इसको भी क्या कर दे? हीट, इसको भी क्या कर दे? हीट। तो आप इमेजिन भी कर सकते हैं कि अगर कोई चेन जो है, अगर उसके प्रोटीन के पेप्टाइड से लीनियर इसको हीट कीजिएगा तो ये ऑलरेडी सीधा सीधा चेन होता है, तो इसमें किसी तरह का नो एनी इफेक्ट, किसी तरह का इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, लेकिन अगर यही प्रोटीन अगर सेकेंडरी स्ट्रक्चर वाला हुआ, टर्सरी स्ट्रक्चर वाला हुआ, इसको हीट कीजिएगा तो आप ऐसे भी देखिए, कोई भी, जैसे आप बाल को ही देखिए, एक स्ट्रेट बाल रहेगा, उसको हीट कीजिए तो आप लोग सुने भी होंगे कि बाल स्ट्रेट करने के लिए करते हैं ना लोग, हीट करता है ना ऐसे, तो कैसे करते हैं? तो अगर देखिए क्या होता है कि अट्रैक्शन बढ़ने के कारण से बीच बीच में, है ना, अट्रैक्शन बढ़ने के कारण से क्या होता है, ये चेन जुड़ने लगती है दूसरे से। तो हीट कीजिएगा तो बीच का अट्रैक्शन टूटने लगेगा, और बीच का अट्रैक्शन टूटने के कारण से जो पहले हेयर मुड़ा मुड़ा होगा, है ना, जो आपका मैंने हेयर नहीं, मतलब जो प्रोटीन आपका जो मुड़ा मुड़ा होगा वो स्ट्रेट होने लगेगा। मतलब ये सेकेंडरी टर्सरी वाले स्ट्रक्चर वाले भी कन्वर्ट किस में होते हैं? आपके प्राइमरी स्ट्रक्चर में। तो अगर आपके पास कोई प्रोटीन है जिसका स्ट्रक्चर पहले से सेकेंडरी और टर्सरी है, और आपने इसको हीट किया सच दैट कि उसका स्ट्रक्चर बदल गया, वो सेकेंडरी टर्सरी से कहाँ गया? प्राइमरी में। तो इस तरह के जो कंपाउंड, इस तरह का जो प्रोसेस होता है जहाँ पे एक प्रोटीन के सेकेंडरी टर्सरी स्ट्रक्चर को बदला जाता है प्राइमरी में, तो इस तरह के जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं प्रोटीन को नेचर को बदल देना, है ना, और कहलाता है वो डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। तो कभी कभी, है ना, एग्जाम्पल में आता है ना, आपसे बोल सकता है कि बतलाइए क्या होता है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। तो डीनेचुरेशन मतलब उसका जो नेचुरल फॉर्म था उसको आप बदल दिए, उसको चेंज कर दिए। कैसे? तो प्रोटीन्स आपके या तो लीनियरली अरेंज होते हैं, तो क्वाइल के जैसा सेकेंडरी टर्सरी ऐसे बोलते हैं, यानी क्वाइल जैसा मुड़ जाते हैं स्ट्रक्चर ज़्यादा बढ़ने के कारण से। जैसे नहीं हुआ कि एक कोई वायर है, उस वायर में अगर कोई अट्रैक्शन नहीं है तो हमेशा स्ट्रेट रहेगा, लेकिन वायर में अलग अलग आइटम हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने के कारण से वो अगर अट्रैक्शन होता है तो मुड़ने लगते हैं, एक दूसरे से जुड़ने लगते हैं, जिस कारण से ये सेकेंडरी टर्सरी। अब उसको हीट कीजिएगा तो वे स्ट्रक्चर टूट जाएगा और वो स्ट्रेट हो जाएगा। तो अगर आप कोई प्रोटीन जिसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर, जैसे मान लीजिए ग्लोबुलर प्रोटीन से अंडा वाला, अगर आप इसको हीट करते हैं, और यही कारण है ना कि आप अंडा को बॉयल करते हैं तो पहले एल्बुमिन जो होता है वो सॉल्युबल होता है, और वो एक आप देखेंगे वो हार्ड बन जाता है उसमें, है ना, और उसमें उपस्थित जो वाटर होता है वो इसी में ट्रैप हो जाता है आपके ऐसे। तो ये जो हीट करके किसी प्रोटीन के स्ट्रक्चर को बदल देना, है ना, प्राइमरी नहीं बदलेगा, सेकेंडरी टर्सरी को बदल के प्राइमरी कर देना, इस प्रोसेस को एक नाम दिया गया जाता है, इसको कहता है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। देखिए तो क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ? डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। क्या है डीनेचुरेशन? है ना, कि the change in स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन के स्ट्रक्चर में चेंज कर देना, है ना, है ना, कहाँ? फ्रॉम, कहाँ से? सेकेंडरी या टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन टू प्राइमरी स्ट्रक्चर, प्राइमरी स्ट्रक्चर। कैसे भाई? तो बाय हीटिंग करके इज कॉल्ड, तो इसे ही कहते हैं इज कॉल्ड
डीनेचुरेशन ऑफ किसका बताइए, प्रोटीन। तो इस प्रोसेस का बोलते हैं हम लोग प्रोटीन का डीनेचुरेशन होना। और इसका जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है जो हम लोग अपने आसपास करते हैं वो होता है आपका बॉयलिंग ऑफ एग। बॉयलिंग ऑफ एग है ना, अंडा का बॉयलिंग करना। जब अंडा हमारा ये रहता है अनबॉयल्ड रहता है, वो रॉ मटेरियल में होता है, तो उस समय उसमें जो एल्बुमिन प्रोटीन है वो ग्लोबुलर प्रोटीन है, उसके प्रोटीन क्वाल के जैसा उलझे रहते हैं। लेकिन जब इसको हीट करते हैं तो उसका सारा क्वाल स्ट्रेट हो जाता है ना, केराटिन के जैसा हो जाता है, मतलब प्रेशर में आता है, जिस कारण से वो है ना, और उसके प्राइमरी होने के कारण से इसमें गैप बनता है और इस गैप में ही सारा वाटर उसमें ट्रैप हो जाता है, जिस कारण से वो लिक्विड से क्या बन जाता है, सॉलिड। तो याद रखिएगा कि अंडा का बॉयलिंग करना किस प्रोसेस को दिखाता है, तो वो दिखलाता है डीनेचुरेशन और किसका, प्रोटीन का। तो ये था जी पूरी प्रोटीन के बारे में, बहुत सिंपल सा चीज़ था, बहुत बड़ा चीज़ था नहीं, है ना। तो बस इतना सा आपको जानकारी रखना है प्रोटीन के बारे में, ठीक है। तो हमारा कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट हुआ, प्रोटीन कंप्लीट हुआ। अब हमारे पास 3 छोटे छोटे टॉपिक बचे हैं। एक एंजाइम, बस थोड़ा बस 10 मिनट का है, 15 मिनट का है। एंजाइम, विटामिन्स और क्या, डीएनए एंड आरएनए। डीएनए आरएनए समय थोड़ा लेगा, चलिए थोड़ा सा हम लोग एंजाइम कर ही लेते हैं, छोटा सा टॉपिक है। तो एंजाइम के बारे में समझते हैं, क्या होता है एंजाइम। विटामिन्स तो आपको याद करना है ना। आपको हम लिस्ट में नाम भेज देंगे उन सभी विटामिन्स का नाम और उसका केमिकल नाम, है ना। 5 है, वो 1 नंबर डायरेक्टली आ जाएगा, बोल देगा विटामिन ए का केमिकल नाम क्या है, विटामिन बी का केमिकल नाम क्या है, और उन सभी विटामिन के डेफिशिएंसी से होने वाले, है ना, आपके क्या बताइए डिजीज़, ये सब चीज़ों का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए तो देखते हैं थोड़ा। तो चलिए पढ़ा जाए एंजाइम के बारे में। बहुत सिंपल सा 1 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा कि कौन सा एंजाइम लगता है। सबसे पहले बताते हैं इसके एग्जाम्पल का। जब आप बात कीजिएगा एंजाइम के एग्जाम्पल का, तो जैसे आप नाम जब लिखते थे तो आप एक चीज़ नोटिस किए थे, जितना भी कार्बोहाइड्रेट्स होते थे उन सब का नाम खत्म होता था ओज से। जैसे कि ग्लूकोज, जैसे कि फ्रुक्टोज, जैसे कि सुक्रोज, देखिए सब में ओज 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 लग रहा है। जैसे कि माल्टोज, है नहीं, ऐसे इस तरह से। वैसे ही अगर आपको कोई एंजाइम पकड़ना है कि कौन एंजाइम है, तो उन सब का नाम खत्म होगा एज से। किसी में भी एज, जैसे आप अगर कहीं पर सुनते हैं जाइमेज, इसका अंतिम देखिए एज लिखा हुआ है, तो समझ आइए पक्का एक तरह का ही एंजाइम है। समझ में आया? ऐसे जैसे कि कहीं अगर आप सुनाई देता है आपको यूरेज, तो समझ आइए पक्का ये एक तरह का एंजाइम है। तो जिसका भी नाम अगर एज से एंड होता है ना, जैसे ओज से एंड होने वाले को कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं, है ना, वैसे ही अगर किसी का नाम एज से ख़त्म होता है तो क्या वो समझिएगा कि वो पक्का एक एंजाइम का नाम बोला जा रहा है, एक एंजाइम का नाम। अब एंजाइम होता क्या है बताते हैं। आप लोग सबको जानते हैं कि फॉर एनी केमिकल रिएक्शन, मान लीजिए अगर कोई एक रिएक्शन लिखते हैं, केमिकल रिएक्शन, ठीक है, मान लीजिए ए है, वो रिएक्ट कर रहा है बी से, इससे ये बना रहा है क्या, प्रोडक्ट। तो इसका अपना कुछ रेट होगा। अब इस रेट को इन्हांस करने के लिए हम लोग इस रिएक्शन में बाहर से कुछ ऐड करते थे, और जो बाहर से ऐड करते थे उसका बोलते हैं हम लोग कैटालिस्ट। समझ में आया? जो इस रिएक्शन के रेट को चेंज करता था, है ना, जो क्या करता था बताइए, चेंजेस द क्या बताइए, रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट अंडरगोइंग चेंज इटसेल्फ। खुद में बिना किसी तरह का चेंज गए हुए, है ना, रेट को बदल देता था, उसका बोलते थे कैटलिस्ट। तो
अगर ये रिएक्शन आप अपने लैब में कर रहे हैं और लैब में हो रहे रिएक्शन के रेट को आप चेंज कर रहे हैं किसी एक केमिकल स्पीसीज के द्वारा, देन दैट केमिकल स्पीसीज इज सेड टू बी कैटलिस्ट। लेकिन हम लोग सबको जानते हैं कि हमारे बॉडी में भी बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं जिसको हम बायोकेमिकल रिएक्शन बोलते हैं। तो अगर हमारे बॉडी के अंदर में कोई रिएक्शन हो रहा है और उस रिएक्शंस के रेट को जो इन्हांस करता है, उनके रेट को जो मदद करता है ना, तो बॉडी के अंदर वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट, मतलब रिएक्शन में वो कुछ अपने ये नहीं करेगा, मतलब कि कुछ जुट जाएगा नहीं, वो सिर्फ आपको मदद करेगा उस चीज़ को करने में। तो बायोकेमिकल रिएक्शन में मतलब आपको सीधा सीधा बोले तो एंजाइम क्या होता है, तो वो भी एक कैटलिस्ट ही है, लेकिन कहाँ पे, बॉडी के इनसाइड। अगर आप कोई बाहर में, है ना, किसी लैब में, किसी स्कूल्स में अगर आप कोई रिएक्शन कर रहे हैं और वहाँ पे किसी रिएक्शन के रेट में चेंजेस लाया जा रहा है, तो दैट इज़ कॉल्ड कैटलिस्ट, जिस केमिकल स्पीसीज के द्वारा बनाया जा रहा है। लेकिन अगर वही चीज़ हमारे बॉडी के अंदर हो और हमारे बॉडी के अंदर हो और वहाँ पे जो हमारे बॉडी के अंदर के रिएक्शंस का जो रेट बढ़ाने का काम करे, जिस इसमें रिएक्शंस को मदद करे, तो उसी का नाम क्या है, एंजाइम। तो अगर आपको बोले कि एंजाइम क्या है, तो आप इसका परिभाषा ऐसे दे सकते हैं कि अगर हमसे कोई बोले कि परिभाषा लिखिए एंजाइम का, एंजाइम्स का बोलेंगे दीज आर नथिंग बट, ये कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं होते हैं, नथिंग बट, है ना, अ टाइप ऑफ, एक तरह का, अ टाइप ऑफ क्या थी, बायो केमिकल कैटलिस्ट। ये क्या है, एक तरह का बायोकेमिकल कैटलिस्ट है जो विच, है ना, इन्हांसेस, जो बढ़ाते हैं, इन्हांसेस द रेट ऑफ बायो केमिकल रिएक्शंस, माने बॉडी के अंदर होने रिएक्शन बायोकेमिकल रिएक्शन का रेट को बढ़ाने का जो काम करता है वही कहलाता है क्या, आपका एंजाइम। अब आपको कुछ कुछ एंजाइम खाली ध्यान रखना होगा, जैसे कि, है ना, यही इसमें से एक मार्क्स कुछ बात है। जैसे आप सुनेंगे एक नाम, जैसे बताइए, जैसे आप सुने सुक्रोज, तो सुक्रोज से जब इसको पहले क्या बनता था बताइए, हमारा ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। तो इस काम को मदद करने के लिए जो एंजाइम आता था, जो मदद करता है, उस एंजाइम का नाम है इन्वर्टेज। तो ये सीधा सीधा एक सवाल पूछा जाएगा, सीधा वन वर्ड आंसर रहेगा, एक नंबर में आएगा एंजाइम ऐसा, या तो आ सकता है डेफिनेशन में, डिफाइन में, है ना, एंजाइम क्या है। तो बाकी ऐसे एग्जाम्पल कि सुक्रोज से ग्लूकोज फ्रुक्टोज में जो डिसोसिएशन होता है उसमें कौन सा एंजाइम पार्टिसिपेट करता है, कौन, हमारा इन्वर्टेज। वैसे ही और अगर बात करें तो एक नाम था आपका माल्टोज, को जब हाइड्रोलाइसिस करते थे तो क्या देता था बताइए, आपका ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। तो इस रिएक्शन को रेट को इन्हांस करने के लिए जो एंजाइम का नेसेसरी होता है या बॉडी में जो काम करता है, वो नाम है उसका माल्टेज। लेकिन नाम तो इसका तो ऐसा नाम है कि पकड़ा जाएगा। माल्टोज को डिस्टेंस करने में जो एंजाइम होता है क्या होता है आपका, माल्टेज। वैसे ही एक और नाम था, आप सुने थे लैक्टोज। लैक्टोज का हाइड्रोलाइसिस करने से क्या बनता था हमारा बताइए, ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज। तो लैक्टोज को ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में डिसोसिएशन करने के लिए जिस एंजाइम का हेल्प लगता है उसका नाम होता है लैक्टेज। ये भी नाम सिंपल है। तो ये सब वन वर्ड सीधा सीधा सिंपल आएंगे। तो बताओ इन्वर्टेज एंजाइम कहाँ पे यूज होता है, माल्टेज कहाँ होता है, लैक्टेज कहाँ होता है, सर उसके बाद कुछ बताते हैं। जब हमारे बॉडी में ग्लूकोज बनता है, ये ग्लूकोज फिर कन्वर्ट होता है मेरा इथाइल अल्कोहल में। इसीलिए आप देखते होंगे खाना खाने के बाद आपको थोड़ा सा नींद आता होगा। क्यों? क्योंकि है ना वहाँ पे इथाइल अल्कोहल बनने लगता है। तो ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल बनाने में जिस एंजाइम का मदद होता है उसका नाम होता है आपका जाइमेज। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, जाइमेज इसको बोलते हैं। उसके बाद आप एक और एग्जांपल जानते हैं, उसको सुने भी हैं कि मेरा स्टार्च जो होता है, जो हम लोग सब्जी में लेते हैं, स्टार्च को जब हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो इससे भी हमें बहुत सारे ग्लूकोज मिलता है।
तो स्टार्च को ग्लूकोज बनाने में जो आपका एंजाइम लगता है वो उसका नाम है अमाइलेज। अमाइलेज, तो एक अमाइलेज का नाम ध्यान रखिएगा। वैसे बस इतना ही है ना, मतलब और आ सकता है जैसे यूरिया। यूरिया डिसोसिएट होता है अमोनिया में और वाटर में। तो यूरिया को हमारे बॉडी के अंदर यूरिया को डिसोसिएट करने में जो एंजाइम आता है उसका नाम है यूरेज। तो ये तो याद रहेगा यूरेज से। वैसे अभी हमने सीखा कि अगर प्रोटीन है हमारे पास, प्रोटीन किस में टूटता है बताइए? अल्फा अमीनो एसिड में। तो इसके लिए जो यूज होता है उसका नाम है पेप्सिन। ऐसे इस तरह से, तो जैसे कुछ नाम्स लिखे गए हैं, है ना, इन सभी नाम को आप ध्यान रखिएगा। ये जस्ट पूरा कंप्लीटली मेमोरी बेस्ड सवाल है ना, कि इन्वर्टेज मार्टेज इसको पूरा एक बार सुबह खाली ध्यान रखिए, है ना, आपको सीधा सीधा एक नंबर में ये दे देगा। तो ये था जी आपका एंजाइम्स, है ना, बड़ा सिंपल सा चीज़ था, 5 मिनट का चीज़ें था, बोलवे के थे। क्या है? कैटलिस्ट है, जो हमारे बॉडी के अंदर होते हैं जिनको एंजाइम बोलते हैं, और कुछ हम कैटलिस्ट का नाम बता दिए इधर के। चलिए, तो ये था आपका क्या? एंजाइम्स। वैसे ही थोड़ा अगर हम विटामिन्स के बारे में बात करें तो विटामिन्स क्या हैं? तो विटामिन्स वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, है ना, जो हमें, है ना, बहुत ही कम मात्रा में चाहिए। ऐसा नहीं कार्बोहाइड्रेट इतना नहीं कि भर पेट नहीं। विटामिन्स का नीड हमारे बॉडी में, है ना, अगर प्रॉपर फंक्शन करवाना है हमारे बॉडी को, तो हमें कुछ केमिकल कंपाउंड का ज़रूरत होता है जिसको हम लोग विटामिन बोलते हैं। और वो सब, है ना, बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। विटामिन बहुत ज़्यादा होना भी हानिकारक है बॉडी के लिए, है ना, एकदम कंट्रोल क्वांटिटी में चाहिए, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत ही कम। देखिए, तो अगर हम अगला बात करें तो विटामिन्स क्या होता है, तो ये सब क्या है? तो दीज आर सच टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, इस तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड विच रिक्वायर्ड, जिसका ज़रूरत होता है, विच रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी, बहुत कम मात्रा में होता ज़रूरत, इन आवर बॉडी, हमारे बॉडी में, फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग, कि हमारा बॉडी प्रॉपर फंक्शन करे, अच्छा से काम करे, तो कुछ कंपाउंड्स का हमें ज़रूरत होता है जो कि बहुत कम मात्रा में होता है ज़रूरत, उन्हीं को बोलते हैं लोग विटामिन्स। ये बहुत तरह के होते हैं, जैसे इसका अलग अलग नाम है। एग्जाम्पल का बात करें तो आपका ये विटामिन, है ना, ए होता है, विटामिन बी होता है, विटामिन ए हो गया, विटामिन बी हो गया, है ना, वैसे करके विटामिन बी हो गया, है ना। फिर बी के अलग अलग टाइप होते हैं, B1 होते हैं, B112 होते हैं, ऐसे करके, और भी B1 B6 होता है। फिर आपका विटामिन सी होगा, विटामिन डी होता है, तो विटामिन के होता है, विटामिन एच होता है। इस तरह से बहुत तरह के विटामिन होते हैं, और हर विटामिन का अपना अलग अलग, है ना, फंक्शन होता है अपना ना। और इनके विटामिन के कमी के कारण से में अलग अलग डिजीज भी होते हैं। तो हमारे एग्ज़ाम में यही सवाल पूछते हैं, है ना, कि कौन से विटामिन्स हैं, है ना, और उनका 2 चीज़ पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में, कि विटामिन्स का केमिकल नाम क्या है। हर एक विटामिन का अपना केमिकल नाम है ना, और उसके डिफिशियंसी से कौन कौन से डिजीज होते हैं, तो इसका लिस्ट आपको भेजा जाएगा। उससे पहले थोड़ा सा एक सवाल और आपको विटामिन के बारे में जानना चाहेंगे, आपको बताना चाहेंगे कि देखिए, जैसे पहला बात तो नोट करके लिखने वाला बात है कि जितने भी विटामिन्स होते हैं, है ना, एनिमल, कोई भी एनिमल हो, है ना, ऐसे के ह्यूमन का भी बात कर रहे हैं हम लोग, भी एनिमल में आता है ना, कैन नॉट फॉर्म विटामिन्स इन देयर बॉडी। हम लोग अपने बॉडी में अपने आप कभी भी कोई विटामिन्स को बना नहीं सकते हैं, वो हमको हमेशा बाहर से ही लेना होगा, ये बात एकदम कन्फर्म है। जबकि प्लांट्स जो होते हैं, प्लांट्स आर कैपेबल टू फॉर्म ना विटामिन्स, है ना, विच दे आर रिक्वायर्ड, जो उनको ज़रूरत है ना, वो विटामिन्स इन लोग अपने आप बना सकता है, इन लोगों को कोई दिक्कत वाला बात होता नहीं है। लेकिन
एनिमल्स का बात करें, ह्यूमंस का बात करें, तो ह्यूमंस आर नॉट कैपेबल टू फॉर्म, है ना, विटामिन्स ऑफ, है ना, बाय इटसेल्फ, खुद से ये बना सकते नहीं हैं। तो हमें जितने भी विटामिन चाहिए, चाहे ए, चाहे बी, चाहे सी, चाहे डी, वो हमें कहीं ना कहीं आउटसोर्स से लेना होगा। हम सोचिएगा कि अपने आप मेरा बॉडी में बन जाए, ऐसा कभी होता नहीं है। अब देखिए, अब कुछ कुछ विटामिन्स होते हैं, है ना, जो पानी में घुलते हैं, तो कुछ कुछ विटामिन्स फैट्स में घुलते हैं, वसा में घुलते हैं। तो कौन से विटामिन्स कहाँ घुल रहे हैं उसके अनुसार से हमें विटामिन्स को हमने 2 कैटेगरी में बांट दिया। ऑन द बेसिस ऑफ, देखिए यहाँ क्या होगा, ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ विटामिन्स इन वाटर, सॉल्युबिलिटी इन विटामिन्स, ऐसे, है ना, 2 जाकर, एक को बोलते हैं हम लोग, है ना, फैट सॉल्युबल विटामिन्स, ऐसे। तो इसका जैसा कि नाम ही बता रहा है कि वैसे विटामिन्स, दोज विटामिन्स विच आर इनसॉल्युबल इन वाटर, जो पानी में नहीं घुलेंगे, बट दे आर सॉल्युबल इन फैट, लेकिन हम लोग क्या है, वसा में सॉल्युबल हो जाते हैं, तेल वेल में घुल जाएगा। तो वैसे विटामिन्स जो पानी में तो नहीं घुलेगा, लेकिन पानी के फैट्स में घुल जाएगा, है ना, सच टाइप ऑफ, है ना, दीज आर कॉल्ड, इस तरह के जो विटामिन्स होते हैं, दीज आर कॉल्ड, क्या कहते हैं, फैट सॉल्युबल विटामिन्स। बात क्लियर है? ऐसे क्या, इसमें इसका एग्जांपल का बात करें तो जितना भी विटामिन है, सिर्फ बी और सी छोड़ के, बी मैंने ए सी, सॉरी बी और सी छोड़ के, ए डी हो गया, के हो गया, एच हो गया, ई हो गया, जितने भी सब के सब विटामिन्स किस में आते हैं बताइए, फैट सॉल्युबल में होते हैं। और दूसरा होता है आपका वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। देखिए इसका परिभाषा समझ में आ रहा है, दोज विटामिन्स विच आर, क्या कहते हैं ये, सॉल्युबल इन वाटर बट दे आर नॉट सॉल्युबल इन फैट। इन लोग पानी में घुलेगा लेकिन फैट में घुलेगा नहीं। दीज आर कॉल्ड वाटर सॉल्युबल, ऐसे। और इसका एग्जाम्पल में आता है आपका विटामिन बी एंड विटामिन सी। विटामिन बी और सी ऐसे विटामिन होते हैं जो पानी में घुल जाते हैं, और बाकी जो विटामिन हो कहाँ घुलते हैं, फैट में घुलते हैं। अब जो फैट में घुलेगा वो पानी में नहीं घुलेगा, और जो पानी में घुलेगा वो फैट में नहीं घुलेगा। अब इसके कारण से यहाँ पे एक बड़ा नोट करने वाला बात होता है। इसका मतलब अगर आप कोई वैसा फूड खाते हैं, वैसा कुछ डाइट लेते हैं जिसमें अगर मान लीजिए ऐसे विटामिन उपस्थित थे, तो हमारे आपके बॉडी में जाएंगे और वो आपके बॉडी में फैट में घुल जाते हैं, मतलब इन लोग स्टोर हो जाता है बॉडी में, है ना। तो जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं, फैट सॉल्युबल विटामिन्स आर स्टोर्ड इन आवर बॉडी। लोग खाइएगा तो वो स्टोर, मैंने जितना काम आया, नहीं काम आया तो वो स्टोर हो जाएगा, बच जाता है, क्योंकि फैट में घुल जाता है। यूनिवर्सिटी इन लीवर, कहाँ पे, तो लीवर में इन लोग जाके जमा हो जाता है, स्टोर हो जाता है। लेकिन जो वाटर सॉल्युबल विटामिन होंगे, जैसे विटामिन बी और विटामिन सी, अगर आप खाइएगा जिस समय तो आपको आवश्यकता उसको मिल गया, उसका यूज़ कर लिया। लेकिन अगर मान लीजिए आपके पास एक्स्ट्रा हो गया विटामिन सी, तो विटामिन सी आपका बॉडी उसको स्टोर करके रख नहीं पाएगा। विटामिन ए, डी, के, एच, ये सब विटामिन रहेंगे तो आपको जितना यूज है उतना काम में आ जाएगा। अगर बच गया तो उसको स्टोर करके रख लेगा लीवर में, उसको जाने नहीं देगा बॉडी से बाहर, है ना, क्योंकि वो फैट सॉल्युबल, वो फैट में स्टोर करके रख लेगा। लेकिन अगर आप विटामिन सी और विटामिन बी का बात कीजिएगा तो ये सब विटामिन को अगर आप लेते हैं तो बॉडी आपको इसको स्टोर नहीं कर पाता है। क्यों भाई? क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल होते हैं, तो वाटर सॉल्युबल होने के कारण से ये वाटर में घुल घुल के और हमारे किडनी के थ्रू, है ना, जब छनता है तो वाटर वो छानता है यूरिन के थ्रू, क्योंकि वाटर में तो आपका यूरिन जब आप बाहर करते हैं तो उसमें वाटर भी निकलता है,
तो उसी वाटर के साथ साथ हमारा विटामिन सी भी बाहर निकल जाता है, विटामिन बी भी बाहर निकल जाता है। तो इसलिए अगर मतलब आप विटामिन ए, डी, के, एच ये सब अगर विटामिन खाते हैं तो एक बार खाएं, फिर बाद में नहीं भी खा रहे हैं तो चलेगा, क्योंकि स्टोर करके बॉडी रखा है। लेकिन विटामिन अगर बी और विटामिन अगर सी है तो उसको आप रेगुलर आपको खाते रहना चाहिए, क्योंकि ये बॉडी स्टोर नहीं करता। आप जब खाइएगा उसी समय बॉडी को मिलेगा, नहीं खाइएगा तो उसमें बॉडी को किसी तरह का विटामिन बी और विटामिन सी कहीं से प्राप्त होने वाला है नहीं, क्योंकि हमारा बॉडी खुद से विटामिन तो बना सकता नहीं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं उनको बॉडी में स्टोर कर सकता है लीवर में, जबकि आपका वाटर सॉल्युबल विटामिन्स जो होते हैं, विटामिन्स आर नॉट स्टोर इन आवर बॉडी, ये सब हमारे बॉडी में स्टोर नहीं होते हैं, है ना। दे गेट आउट फ्रॉम आवर बॉडी, वो हमारे बॉडी से बाहर हो जाते हैं, है ना, बाय यूरिन वगैरह से क्या होते हैं, हमारे बॉडी से बाहर हो जाते हैं। इसी कारण से हमें विटामिन बी और विटामिन सी को खास करके, है ना, विटामिन सी तो जामे करता है बस ठंडा, ये आंवला में मिलता है, कोई भी खट्टा चीज़ में, ऐसे रेगुलर तरीके से हमको उसको सेवन करते रहना चाहिए। तो बस इतना सा था। बाकी फिर कुछ विटामिन का नाम वो तो आपको भेज देंगे, वो तो मेमोरी बेस्ड होगा कौन सा विटामिन का क्या क्या है। जैसे विटामिन ए का रेटिनॉल हो गया, बी का थायमिन हो गया, आपको नाम पता होगा। विटामिन ए का जो डिजीज़ क्या होता है आपका बताइए, नाइट ब्लाइंडनेस होता है। फिर विटामिन बी रहेगा तो बेरी हो गया, स्कर्वी हो गया विटामिन सी से, है ना। इस तरह से बहुत सारे होते हैं नाम। बाकी सबका फिर आपका कैल्सीफेरॉल वगैरह नाम होता है विटामिन डी का। तो इस तरह से कुछ केमिकल्स नाम और उससे होने वाली डिफिशियंसी, इन सभी चीज़ों को सोर्स ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। सोर्स कहाँ से मिलता है, तो आप कुछ नहीं आ रहा था, हरा सब्जी लिख दीजिए, फल लिख दीजिए, सब मिलने लगता है उसमें। तो सोर्स जल्दी सवाल नहीं पूछता है। क्या पूछेगा सवाल कि कौन से विटामिन का क्या केमिकल नाम है और उस विटामिन के डेफिशिएंसी से क्या क्या होता है। डेफिशिएंसी में भी बहुत ज़्यादा नहीं, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी जो फेमस हैं, है ना। अगर कहते उन सब विटामिन को ध्यान रखना है थोड़ा सा, है ना। ऐसे तो ये था आपका जी एंजाइम, प्रोटीन्स और विटामिन, है ना। ये पूरा आपका ख़त्म होता है। बस आपका 1 से 1.5 वीडियो और लगेगा आपका DNA RNA में। बच्चा जो बायोलॉजी का होगा वो तो खैर DNA RNA नहीं भी दिखेगा तब भी, बस आपको जानना है न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड्स क्या होता है, DNA RNA कैसे बने हैं, उनमें कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, है ना, और दोनों के बीच का डिफरेंस। उसके बाद आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। 1 से 1.5 वीडियो और इसका है। उसके बाद फिर हम लोग अमीनो एसिड आएंगे, है ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।